नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों लाखों साल पहले इस जमीन पर पहला इंसान कौन था? चलिए, आज भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान के इतिहास का वही सबसे पहला पन्ना खोलते हैं। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सबसे पहले इस धरती को अपना घर बनाया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कौन थे वो पहले लोग जो इस विशाल भूमि पर बसे? ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों तक इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को उलझाए रखा। एक ऐसा राज जिसका जवाब मिलना बाकी था। जरा सोचिए, हमारे पास उनके बनाए पत्थर के औजार तो थे, लेकिन उन्हें बनाने वालों का कोई चेहरा, कोई सीधा सबूत नहीं था। सब कुछ अधूरा सा था। और फिर साल 1982 में मध्य भारत की जमीन से एक ऐसी खोज हुई जिसने हमारे इतिहास की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो यहीं से हमारी पड़ताल का पहला अध्याय शुरू होता है। चलिए, उस सबसे पुराने और सबसे सीधे सबूत को देखते हैं जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़ा था। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उस पूरे युग का ये इकलौता, जी हाँ, सिर्फ एक मानव जीवाश्म है जो आज तक हमें मिला है। और यही बात इसे अविश्वसनीय रूप से कीमती बना देती है। इस ऐतिहासिक खोज को एक नाम दिया गया, नर्मदा मानव। ये नाम नर्मदा नदी की घाटी से आया है, जहां वैज्ञानिकों को ये कमाल का जीवाश्म मिला। ये हमारे सबसे पुराने पूर्वजों का पहला और इकलौता सीधा प्रमाण है। तो आखिर ये जीवाश्म था किसका? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राचीन होमो सेपियंस का था। ये 1982 में मध्य प्रदेश के हथनोरा में मिला था। ये एक अधूरी खोपड़ी का हिस्सा है जो उस पूरे युग में भारत से मिला एकमात्र मानव अवशेष है। और यही बात इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन थे, लेकिन सवाल ये है कि वे कहाँ रहते थे। चलिए, आर्कियोलॉजिकल सबूतों की मदद से उनकी दुनिया का एक नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। उनके निशान तो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। उत्तर में आज के पाकिस्तान की सोहन घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, मध्य भारत में भीमबेटका की मशहूर गुफाएं और दक्षिण में चेन्नई के पास अतिरंपक्कम तक। मतलब वो हर जगह थे। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है। वो अपने रहने की जगह बहुत सोच समझकर चुनते थे। वो हमेशा पानी के पास, जैसे कि नदी घाटियों में, और सुरक्षा के लिए भीमबेटका जैसी गुफाओं में रहते थे। लेकिन वो पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में जाने से बचते थे। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ शिकार करना और रहना दोनों ही बहुत मुश्किल रहा होगा। चलिए, अब जरा कल्पना की दुनिया में चलते हैं और सोचते हैं कि उनका एक दिन कैसा गुजरता होगा। वो क्या खाते थे, कैसे जीते थे, और उनकी दुनिया हमारी आज की दुनिया से कितनी अलग थी। देखिए, उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और जिंदा रहने के लिए उनके पास 3 मेन स्ट्रैटेजी थी। बड़े जानवरों का शिकार करना, जंगल से कंद मूल फल इकट्ठा करना, और हाँ, कभी-कभी दूसरे शिकारियों के छोड़े हुए मांस से भी काम चलाना। ये दिखाता है कि वो हर हाल में जीना जानते थे। और हाँ, वे इस दुनिया में अकेले नहीं थे। जरा कल्पना कीजिए, वे ऐसे विशाल जानवरों के बीच रहते थे जो आज सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। नर्मदा घाटी के फॉसिल्स बताते हैं कि वहां आज के हाथियों से भी कई ज्यादा बड़े हाथी, विशाल जंगली बैल और बड़े बड़े घोड़े घुमा करते थे। सोचिए तो, इन भीमकाय जानवरों के सामने इंसान कितना छोटा महसूस करता होगा। अच्छा, और वे आपस में बात कैसे करते थे? आज की तरह कॉम्प्लेक्स भाषा तो उनके पास थी नहीं। ऐसा माना जाता है कि वो कुछ आवाज़ों और इशारों का इस्तेमाल करते थे। मतलब एक तरह की साइन लैंग्वेज, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। अब बात करते हैं उस चीज की जो उन्होंने सबसे ज्यादा पीछे छोड़ी है, उनके पत्थर के औजार। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि उनकी समझदारी और टेक्नोलॉजी की पहली झलक है। इस युग को समझने की हमारी अपनी कहानी भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ी। 1863 में पहली बार चेन्नई के पास ऐसे औजारों की पहचान हुई। सालों तक ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे, लेकिन 1982 में जब नर्मदा मानव का जीवाश्म मिला, तब जाकर इन बेजान औजारों को पहली बार एक इंसानी चेहरा मिला, एक बनाने वाला मिला। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय भारत में औजार बनाने के 2 अलग-अलग ट्रेडिशन थे। एक तरफ थी उत्तर पश्चिम की सोहन परंपरा, जहां गोल पत्थरों से मोटे ताजे चॉपर बनाए जाते थे। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी भारत में एश्यूलियन परंपरा फैली हुई थी, जहां हाथ की कुल्हाड़ियों जैसे ज्यादा तराशे हुए और बेहतर औजार बनाए जाते थे। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये औजार ऐसे ही बेतरतीब ढंग से तोड़े गए पत्थर नहीं थे, उनमें एक डिजाइन था, एक सिमेट्री थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि उन्हें बनाने वालों के दिमाग में पहले से एक प्लान था। वो सोच सकते थे, योजना बना सकते थे और फिर उस योजना को हकीकत में बदल सकते थे। ये उनके विकसित दिमाग का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये प्राचीन युग सिर्फ इतिहास का कोई भूला बिसरा पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की कहानी की नींव है, हमारी शुरुआत है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसी लोअर पैलियोलिथिक काल ने भारत में भविष्य के सभी मानव विकास और तकनीकी आविष्कारों के लिए एक स्टेज तैयार किया। ये वो पहला कदम था जिसके बिना आगे की पूरी यात्रा शायद मुमकिन ही नहीं होती। ये सोचना वाकई में कितना कमाल का है कि पत्थर के इन साधारण से औजारों से ही टेक्नोलॉजी के महासागर की पहली लहर उठी थी। ये इंसान के दिमाग की पहली चिंगारी थी। अब सवाल ये है कि इस चिंगारी से आगे कौन सी आग जली होगी? हमारे पूर्वजों का अगला महान आविष्कार क्या रहा होगा?